बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफलातून कौन था, कहाँ से आया, कौन उसका उस्ताद था, कौन उसके शागिर्द थे, उसने अपना मुल्क क्यों छोड़ा था और वो क्या करना चाहता था, तो और किस तरह यतीम हो गए थे, ये तमाम तर मालूमात मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसकी मुकम्मल हालात ज़िंदगी, शॉर्टकट और उसके मुतालिक कुछ चंद दिलचस्प मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस 6-7 मिनट की वीडियो में। तो एक बात आप मुझसे सीख या याद रखें कि दुनिया में और लोग कामयाब हुए हैं, दुनिया में और लोग अजीम रहे हैं जो अपने मुल्क के लिए कुछ करता है, अपने कौम के लिए कुछ करता है, अपने इंसानों के लिए कुछ करता है, अल्लाह के मखलूक़ात के लिए कुछ करता है। वो हमेशा लोगों की ज़िंदगी में हमेशा लोगों की दिलों में ज़िंदा रहते हैं। वो कभी मरता नहीं है। तारीख़ के औराक ने उन्हें हमेशा महफूज रखा हुआ है और रखते हैं। तो ये लोग हमेशा कामयाब रहते हैं और कभी मरते नहीं हैं। इनमें से एक अफलातून भी था। तो स्टार्ट करते हैं। अफलातून जो था, इसका असल नाम इस्तकलिस था। कौन सा? इस्तकलिस। ये यूनान में पैदा हुआ, इतज़ में पैदा हुआ। इसके 2 भाई थे और 1 बहन। इसके वालिद का नाम प्रस्टोन था और इसके वालिदा का नाम परक्षीटोन था। एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ और पैदा होते ही अल्लाह ने इन्हें बेमिसाल बेशुमार कमालात और बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था। बहुत अच्छी तरह उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक उनको एक सदमा पहुंचा, उनको एक दुख पहुंचा, और वो ये था कि उनका बाप इंतकाल कर गया। वो बाप की सह से महरूम हो गया। तो ये इंसान के लिए बहुत तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं। और इस लम्हे ने अफलातून को बुरी तरह मुतासिर किया और उनका दिल बैठ गया। और मेरी ये बात याद रखें कि जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी हालात से डरते नहीं हैं। वो हमेशा कामयाब लोग हमेशा हालात का मुकाबला करते हैं। वो हालात को अपने ऊपर हावी नहीं देता है। वो हालात का जवामर्दी से, बहादुरी से, शुजाअत से, दलेरी से मुकाबला करते हैं। और जिस तरह अफलातून ने भी ये तरीका अपनाया और हालात का डट कर मुकाबला रहा। कभी उनको ऊपर माली मसाइल आते थे, कभी मुआशी मसाइल आते थे, और कभी इतना गंभीर हालत उनके ऊपर आती थी कि वो मुकम्मल वो कभी रोता था इस माली और मुआशी हालात की वजह से, लेकिन कभी भी अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटा। तो ये कामयाब लोगों की निशानी होनी चाहिए। और जिस तरह अफलातून ने किया और अपने इस तरीके में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा, तो इस सिलसिले में इसकी जो माँ थी वो इतंस के एक सफ़ीर से शादी करता है और इस तरह अपनी ज़िंदगी फिर जारी रखती है। और इसका जो शौहर था वो इस वक्त ईरान के सफ़ीर था। जिस तरह एक मुल्क का दूसरे मुल्क में सफ़ीर होते हैं, इस तरह इसका शौहर था वो इतंस का था, लेकिन उस वक्त ईरान का सफ़ीर था, उससे शादी कर ली। यूँ ज़िंदगी गुजरती जा रही थी बड़ी खुशहाली से कि जब अफलातून 19 साल का हो गया तो उसकी मुलाकात यूनान और इतंस के एक और मशहूर फ़िलासफ़र, एक और दानिश्वर इंसान सुकरात से होती है, जो अपने लिए एक अलग मुकाम रखता है, अपने लिए एक अलग मुनफरिद हसीयत और शख्सियत रखता है, जिसका नाम सुकरात है। उससे उसकी मुलाकात होती है। सुकरात पर कभी अगर मौका मिला तो उनको ऊपर भी बात करेंगे। ओ अजीब तरह इंसान वो भी था। सुकरात ने इन बच्चे की सलाहियतों और कमालात को देखकर बहुत मुतासिर हुआ और उसने सोचना शुरू कर दिया कि इस बच्चे पर काम की ज़रूरत है। इस पर अगर काम किया जाए तो मैं वाकई कौम को एक सरमाया दे सकता हूँ। ये कामयाब लोग ये चाहते हैं कि मैं कुछ करके चला जाऊँ, मैं कुछ यहाँ छोड़ के चला जाऊँ। तो ये उनके जहन में आ गया और खूब उसने इसके ऊपर मेहनत की, इसके ऊपर इतना मेहनत की कि तब जाके वो अफलातून बन गया। इसका नाम इस्तकलिस था। सुकरात के काम करने के बाद वो अफलातून बन गया। तो इस दौरान एक और मसला पैदा होता है कि इतंस के जो लोग थे वो सुकरात के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाते हैं, कुछ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि उनकी अपनी एक हालात ज़िंदगी है, कभी दूसरे मौके भी डिस्कस करते हैं सुकरात की। तो वो कहते थे कि हमारे बच्चों के हलाकियात तबाह करते हैं। तो अदालत ने उनके ऊपर बाकायदा एक मुकदमा चला और मुकदमे के नतीजे में अदालत ने सुकरात के लिए सज़ाए मौत तजवीज़ की। और फिर उसने खुद जहर का प्याला पी के अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया और जो है फौत हो गया। तो अपने उस्ताद के इस दर्दाना, इस बेदर्दी से मौत पर और इस खतरनाक तरह की मौत को देखकर उसको दिली सदमा पहुंचा
اور اتنا غمگین سا رہ گیا کہ کیوں میرے استاد کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور کچھ وجوہات بھی نہیں تھے، بے بنیاد الزامات۔ تو اس نے ایتھنز کے لوگوں سے احتجاج کے طور پر اپنے استاد سے محبت کی خاطر، اپنے استاد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر، اپنے دل کا بڑاس نکالنے کے لیے اپنا ایتھنز چھوڑ کر مگارہ چلا گیا۔ وہاں پر وہ سائرین، سسلی اور مصر کے میدانوں اور بازاروں میں گھومتا رہا کہ کیوں میرے استاد کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ 12 سال تک وہ اپنے ملک کو نہیں آیا۔ یہ ہوتا ہے شاگردوں کی نشانی، اپنے استادوں سے اس طرح کی محبت کرتے تھے۔ 12 سال تک وہ وہاں پر رہا۔ 12 سال کے بعد جب وہ واپس آتا ہے اپنے ملک ایتھنز کو، تو وہاں پر وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے استاد کے خیالات اور افکار کو محفوظ رکھوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سقراط جو تھا یہ کچھ لکھتے نہیں تھے، یہ صرف کام کرتے تھے اور لوگوں کو براہ راست علم منتقل کرتے تھے، وہ کچھ لکھتے نہیں تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے استاد، اپنے ہی علم اور استاد کا علم بھی اکٹھا محفوظ کروں۔ تو وہاں پر انہوں نے ایتھنز میں ایک اکیڈمی قائم کیا جس کا نام اکادمی تھا۔ اکادمی کے نام پر اس نے ایک اکیڈمی کھولا جہاں نوجوان آتے تھے، ایتھنز کے نوجوان آتے تھے، وہاں سے خوب مستفید ہوتے جا رہے تھے، وہاں سے علم، فلسفہ، اخلاقیات، سیاست، صحافت اور اور بہت سے مسائل جو افلاطون نے اپنے ہی سیکھے تھے اور اپنے استاد سقراط سے ہی سیکھے تھے، وہ سیکھا کرتے تھے وہ نوجوان۔ اور وہاں سے بہت نامور لوگ بھی نکل پڑے، بہت سے کامیاب لوگ نکل پڑے، جن میں جو سب سے نمایاں ہے وہ ہے ارسطو جو تھا، یہ بھی اس اکیڈمی سے جنم لیا، اس اکیڈمی سے انہوں نے جنم لیا، اور یہ پھر افلاطون جو تھا یہ اس کا استاد مانا جاتا ہے تاریخ کے اندر۔ ارسطو جو تھا یہ افلاطون کا شاگرد تھا، یہ اس اکیڈمی سے بنا ہے اور افلاطون نے اس پر کام کیا ہے۔ تو یہ افلاطون کی ایک کہانی تھی، یہ ان کی حالات زندگی تھی، شارٹ کٹ 5-6 منٹ کا اندر۔ اور وہاں پر انہوں نے کتاب میں کچھ نظریے پیش کیے، جیسا کہ نظریہ اخلاق تھا، نظریہ موجودات تھا، نظریہ علم تھا، نظریہ روح اور بقائے عام تھا، نظریہ اخلاقیات تھا، نظریہ علم تھا۔ یہ مختلف نظریے انہوں نے پیش کیے ایک کتابی شکل میں، اپنے استاد کے علم کو بھی اور اپنے علم کو بھی وہاں پر محفوظ کیا۔ اور یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، یہ 429 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 80 برس کی عمر میں وفات پائی، 347 قبل مسیح میں وفات پائی۔ تو افلاطون جو تھا یہ ان کی حالات زندگی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو آپ میرے فیس بک پیج کو فالو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔